हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग इंडियन सोसाइटी के टॉपिक सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 4 लेक्चर्स की ये सीरीज है एंड टुडे दिस इज थर्ड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट इज कास्ट सिस्टम, एंड आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अनदर फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, दैट इज किनशिप, मैरिज एंड फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 इज किनशिप। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसीलिए जब वो सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बना लेता है। एंड हमने देखा था व्हाट इज सोसाइटी, अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब फ्रेंड, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है किनशिप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रिश्तेदारी, नातेदारी या फिर संबंध। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये एक तरह की रिलेशनशिप है जिसका बेसिस क्या होता है? आपका ब्लड रिलेशन, मैरिज या फिर अडॉप्शन। तो अगर आपके रिलेशनशिप का बेसिस ब्लड टाइज हैं या फिर मैरिज हैं या फिर अडॉप्शन है तो उस रिलेशनशिप को कहा जाएगा किनशिप। अब फ्रेंड्स, ये जो किनशिप होती है ये 2 तरह की होती है। नंबर 1 इज अफिनल किनशिप, जो कि मैरिज के बेसिस पे होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ, इसको क्या बोला जाएगा? अफिनल किनशिप। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो क्या होती है? कॉन्सेंगुइनियस किनशिप। ये होती है ब्लड रिलेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि चाइल्ड एंड पेरेंट्स, इनके बीच का जो रिलेशन होता है। देन अंकल एंड जो नेफ्यू होते हैं उनके बीच का रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो किनशिप 2 तरह की होती है, अफिनल एंड कॉन्सेंगुइनियस। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अब फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि किनशिप, रिश्तेदारी के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस जर्नी के दौरान कभी कभी ऐसे पल आते हैं, ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, आपके मार्क्स कम हो गए, तो आपको सपोर्ट चाहिए। और ये सपोर्ट कौन देता है आपको? आपकी फैमिली आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये सपोर्ट इमोशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। देन सेकेंड फंक्शन क्या होगा? इट गिव्स आइडेंटिटी एज ए मेंबर ऑफ सर्टेन किनशिप। आप एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किनशिप ग्रुप क्या हो सकते हैं? गोत्र, जिसको बोलते हैं क्लेन, फैमिली या फिर डिसेंट, तो उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। देन इट डिसाइड्स मोड ऑफ बिहेवियर। एक सन का उसके फादर के प्रति क्या बिहेवियर होगा ये किनशिप के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है। देन असाइनमेंट ऑफ स्टेटस एंड रोल्स, कौन फादर होगा, कौन मदर होगा, कौन ब्रदर होगा। ठीक है, तो ये सब स्टेटस एक किनशिप के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड देन उनके रोल्स क्या होंगे? इफ एक फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सन के प्रति, एक वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फैमिली के प्रति या फिर हस्बैंड के प्रति, ये सब रोल्स का असाइनमेंट किनशिप के द्वारा ही किया जाता है। आई होप दोस्तों ये काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं क्योंकि हम सब इसी सोसाइटी में रहते हैं तो इसका हमको आइडिया होता है। ठीक है। अब अगला जो इंस्टीट्यूशन है वो है मैरिज। अब फ्रेंड्स, मैरिज मतलब क्या होता है? शादी। तो मैरिज एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसको सोसाइटी अप्रूव करती है और जो कस्टम या फिर लॉ होते हैं उसके द्वारा इसको सैंक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जहाँ तक हिंदू सोसाइटी में मैरिज की बात है तो जो हिंदू रिलीजन है वो इसको सैंक्शन करता है क्योंकि हिंदू रिलीजन में मैरिज को एक रिचुअल, एक धर्म माना गया है। ठीक है। लॉ आप बात कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। ठीक है, तो उससे इसको सैंक्शन किया गया है। अब फ्रेंड, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज में क्या होता है
शादी के द्वारा, शादी के थ्रू, मैरिज के थ्रू जो मैन एंड वुमेन है उनको परमिट किया जाता है कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिए और फिर उससे आप अपनी फैमिली को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। मैरिज क्या है? एक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। ठीक है, जनरली मैन एंड वुमेन होते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आज के टाइम में इसमें काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया मैरिज, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट डायमेंशन आती है टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज कितने तरह की होती है? तो फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स, मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ कितनी है, उसके बेसिस पे मैरिज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज मोनोगेमी एंड नंबर टू इज पॉलीगेमी। फ्रेंड्स मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और गेमी का मतलब होता है मैरिज। तो मोनोगेमी में क्या होगा? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सिंगल होंगे। ठीक है, मल्टीपल नहीं होंगे, उसको कहा जाएगा मोनोगेमी। एंड प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये काफ़ी प्रिवेलेंट फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या हो सकती है? पॉलीगेमी। पॉली मतलब क्या होगा? मल्टीपल, और गेमी मतलब क्या होता है? मैरिज। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ हस्बैंड्स या फिर नंबर ऑफ वाइफ्स एक से ज़्यादा होंगी। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज पोलीगाइनी। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? पोली मीन्स मेनी और गाइनी मतलब होता है फीमेल, मतलब इसमें एक हस्बैंड होगा लेकिन उसकी वाइफ्स एक से ज़्यादा होंगी। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिलता है? मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जहाँ पर हमको पोलीगाइनी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रामायण की, तो जो राजा दशरथ थे उनकी 3 रानियाँ थी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोलीगाइनी। देन दूसरा होता है पॉलीएंड्री। फ्रेंड्स पॉलीएंड्री मीन्स मैनी प्लस मेल। इसमें क्या होगा? वाइफ एक होगी लेकिन उसके मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। अब फ्रेंड देखिए, अगर हस्बैंड सब ब्रदर्स हैं, अगर जितने भी हस्बैंड्स हैं वो भाई हैं, तो उसको कहा जाएगा फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। एंड फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा था? द्रौपदी। ठीक है, महाभारत में। इसका दूसरा एग्जाम्पल है उत्तराखंड की खास ट्राइब, और वहाँ पर भी हमको फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स अगर जो हस्बैंड्स हैं वो आपस में ब्रदर नहीं हैं, तो उसको कहा जाएगा नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, और इसका एग्जाम्पल क्या है? नायर्स ऑफ केरला। ये कहाँ पे मिलते हैं? केरला में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेट्स मैरिज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी। इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं जो सिलेक्शन ऑफ मेट्स जब किया जाता है तब आपको फॉलो करने होते हैं, जैसे कि एक्सोगेमी। इसमें क्या होगा? एक्सोगेमी मीन्स क्या होता है? आउटसाइड योर सोसाइटी, आउटसाइड योर ग्रुप। इसमें क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है उसको अपने सोशल ग्रुप से बाहर ही शादी करनी होगी। तो ये एक तरह का रूल होता है, कुछ ट्राइब्स इसको फॉलो करती हैं। देन दूसरा रूल होता है एंडोगेमी। इसमें क्या होगा? किसी इंडिविजुअल को अपने सोशल ग्रुप के अंदर ही शादी करनी होती है। ठीक है, और जनरली हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सोशल ग्रुप क्या हो सकते हैं? कास्ट, ट्राइब या फिर रिलीजियस ग्रुप, लेकिन आपके क्लेन में, आपके सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हो, ये एक रेस्ट्रिक्शन होता है। इसके अलावा दो और रूल थे जो कि एंशियंट इंडिया में होते थे, जैसे कि अनुलोमा एंड प्रतिलोमा। फ्रेंड्स अनुलोमा मीन्स हाइपरगेमी। इसमें क्या होता था कि जो अपर कास्ट का बॉय होगा वो लोअर कास्ट की गर्ल से शादी कर सकता है। एंड ये काफ़ी प्रिवेलेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। देन सेकेंड रूल था प्रतिलोमा, इसको बोलते हैं हाइपोगेमी। इसमें क्या होता था? जो बॉय होगा वो लोअर कास्ट से होगा और जो गर्ल होगी वो हाई कास्ट से होगी। लेकिन दोस्तों ये कास्ट रूल के अगेंस्ट था, तो इतना इंकरेज इसको नहीं किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि मोनोगेमी क्या होती है, पॉलीगेमी क्या होती है, देन व्हाट इज एक्सोगेमी, एंडोगेमी, देन हमने अनुलोमा एंड प्रतिलोमा को भी देख लिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन इज फंक्शंस ऑफ मैरिज। मैरिज के क्या फंक्शंस होते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहला फंक्शन होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजिकल नीड्स या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स। ठीक है, देन सेकेंड फंक्शन होता है
प्रोक्रिएशन एंड नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, मैरिज के बाद आपकी फैमिली एक्सपेंड होती है, आपके चिल्ड्रन वगैरह होते हैं और उनको आप नर्चर करते हो, उनको रेज करते हो, तो ये फंक्शन होता है मैरिज का। देन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, इन जनरल क्या होता है कि जो मेल मेंबर होगा वो इनकम जनरेट करते हैं एंड फिर उस इनकम को यूटिलाइज करती हैं फीमेल। इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन विद टाइम इसमें काफ़ी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो एक तरह का इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। देन कॉम्पेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट। फ्रेंड्स, जो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरह का होता है? दोनों लाइफ पार्टनर होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, इसीलिए हस्बैंड एंड वाइफ केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, इमोशनली भी एंड साइकोलॉजिकली भी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द मैरिज सिस्टम। अब फ्रेंड देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा मेंस में तो इसी तरह से आएगा कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हमको मैरिज सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम काफ़ी अच्छे से करेंगे। नंबर 1 इज चेंजेस इन द एम एंड पर्पज ऑफ मैरिज। फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी की बात करें तो उसमें मैरिज को एक ड्यूटी या फिर धर्म बताया गया है जो कि हर इंडिविजुअल को फुलफिल करनी होती है। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में पेरेंट्स ही आपकी शादी फिक्स कर देंगे, बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि लड़की कैसी या फिर लड़का कैसा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें काफ़ी चेंज हमको देखने को मिल रहा है। अब शादी एक ड्यूटी या फिर धर्म न हो के आपको एक लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और इसी का कारण है कि अब मैरिड और डीमेरिड भी देखी जाती है। भले ही वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसकी मैरिड और डीमेरिड भी देखी जाती है। देन चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ मैरिज। फ्रेंड्स, शुरू में पॉलीगैमी काफ़ी होती थी, लेकिन आज की डेट में जो मैक्सिमम मैरिज होती हैं वो हमको मोनोगेमी ही देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट वन इज चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। अभी 18 एंड 21 ईयर्स ये एज ऑफ मैरिज हो गई है, ठीक है। तो ये चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। देन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में चेंज हो गया है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि पेरेंट्स का रोल काफ़ी ज़्यादा होता था गर्ल या बॉय को चुनने के लिए, लेकिन आज की डेट में ऐसा बहुत कम होता है। इंडिविजुअल की चॉइस ज़्यादा मैटर करती है। काफ़ी लोग यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जाते हैं एंड वहीं पे वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर लेते हैं। देन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन वो भी चेंज हो गया है। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो सबसे मेन क्राइटेरिया होता था वो ये होता था कि फैमिली का स्टेटस क्या है और उसी के बेसिस पे शादी तय होती थी। लेकिन अब ये भी एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है, लेकिन इसके अलावा जो बॉय एंड गर्ल है उसकी क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, इसको भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। अब फ्रेंड्स, इसके थ्रू इंटर कास्ट एंड जो इंटर रिलीजियस मैरिज है उसको लीगलाइज किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज डाइवोर्स रेट्स में हमको काफ़ी इंक्रीज देखने को मिलता है और इसके काफ़ी सारे कारण हैं। नंबर 1, फ्रेंड्स, ट्रेडिशनली जो हस्बैंड है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इनकम जनरेशन की, और जो वाइफ होती है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी घर को संभालने की। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो फीमेल काउंटर पार्ट हैं उनके पास भी काफ़ी सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से उनका एम्पावरमेंट भी हो रहा है और वो फाइनेंशियली किसी भी तरह से हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो डाइवोर्स की रेट्स हमको बढ़ी हुई दिखती हैं। देन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इससे होता क्या है कि वेस्टर्न कल्चर, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह का कल्चर अपनाया जा रहा है, ये हमको देखने को मिलता है। देन हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, इसमें डाइवोर्स के लिए जो नॉर्म्स हैं उनको काफ़ी रिलैक्स किया गया है। देन नेक्स्ट वन इज केसेस ऑफ डाउरी डिमांड, दहेज प्रथा। फ्रेंड्स, कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं सोसाइटी में जहाँ पे डाउरी की डिमांड की जाती है और इवन यूपीएससी में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उसमें से भी कुछ लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं, उनकी तो बोली लगती है 1 करोड़ 2 करोड़, ठीक है। देन अगला चेंजेस क्या देखने को मिल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में होता है लिव इन रिलेशनशिप। तो ये सारे चेंजेस हमको मैरिज सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने अभी तक किनशिप को देख लिया है, हमने मैरिज को भी देख लिया है। अब जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है वो है फैमिली। फ्रेंड्स, फैमिली होती क्या है? ये एक तरह का रिलेशनशिप होता है कम से कम 2 लोगों के बीच में,
और ये दो लोग एक दूसरे से बाय बर्थ, बाय मैरिज या फिर बाय अडॉप्शन जुड़े हुए होने चाहिए। अब फ्रेंड जब हम कम से कम दो लोगों की बात करते हैं तो ये दो लोग कौन हो सकते हैं? हस्बैंड वाइफ, या फिर फादर एंड चिल्ड्रन, या फिर मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो कम से कम दो लोग होने चाहिए एक फैमिली को इस्टेब्लिश करने के लिए। फ्रेंड्स ये फैमिली इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जो एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, वो एक फैमिली के थ्रू ही होता है। उसकी मॉरल एजुकेशन, उसकी पूरी ट्रेनिंग फैमिली के अंदर ही होती है। इसको ट्रांसफर पॉइंट ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फैमिली के थ्रू ही जो सोसाइटी का कल्चर है, जो फैमिली का कल्चर है, वो पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है किसमें? उनके चिल्ड्रंस में। इसलिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोसाइटी के लिए। अब नेक्स्ट डायमेंशन आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। इसकी विशेषताएं क्या होती है? नंबर वन इज यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? आप इस पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाइए, आपको हर जगह फैमिली मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से फैमिली होना जरूरी होता ही है। एंड दोस्तों, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल फंक्शंस क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जब हमने किनशिप की बात की थी। देन इमोशनल बेसिस, जो फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से इमोशनली, साइकोलॉजिकली जुड़े हुए होते हैं। लिमिटेड साइज, अगर हम सोसाइटी की बात करें तो उसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है एंड फैमिली की साइज काफ़ी लिमिटेड होती है, और इसी वजह से हर मेंबर एक दूसरे से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। देन न्यूक्लियर पोजीशन इन सोशल स्ट्रक्चर, काफ़ी अहम रोल होता है सोसाइटी में फैमिली का। देन नेक्स्ट वन इज सोशल रेगुलेशन। फ्रेंड जो सोसाइटी की रेगुलेशन होती है वो फैमिली को फुलफिल करनी होती है, उसको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था सबरीमाला टेम्पल इशू, वहाँ पे ये सोशल नॉर्म था कि जो वुमेन होंगी उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी, और इसको फैमिली को फॉलो करना होता था। देन इट्स परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंड देखिए, अगर हस्बैंड या फिर वाइफ के बीच में से किसी की डेथ हो जाए या फिर डाइवोर्स हो जाए तो वो फैमिली जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो उनके चिल्ड्रन होते हैं वो फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं परमानेंट एंड टेम्पररी नेचर ऑफ फैमिली। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। वो फैमिली कहाँ पे रह रही है, इसके बेसिस पे फैमिली को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पैट्री लोकल फैमिली, मैट्री लोकल फैमिली, बाई लोकल फैमिली एंड नियो लोकल फैमिली। अब दोस्तों देखिए इसका बेसिस क्या है। आफ्टर मैरिज वो फैमिली कहाँ पे रह रही है? अगर वो फैमिली हस्बैंड के पेरेंट्स के यहाँ पे रह रही है तो उसको कहा जाएगा पैट्री लोकल फैमिली। ठीक है, अगर वो फैमिली वाइफ के पेरेंट्स के यहाँ पे रह रही है तो उसको कहा जाएगा मैट्री लोकल फैमिली। और इसके एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं गेरो खासी, वहाँ पे हमको मैट्री लोकल फैमिलीज देखने को मिलती है। देन बाई लोकल फैमिली, इसमें क्या होगा? अल्टरनेटिवली एक बार हस्बैंड के पेरेंट्स के यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद वाइफ के पेरेंट्स के यहाँ पे रहेंगे, तो इसको कहा जाएगा बाई लोकल फैमिली। देन नियो लोकल फैमिली। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा? जो फैमिली है वो न तो हस्बैंड के पेरेंट्स के यहाँ पे रहेगी और ना ही जो वाइफ के पेरेंट्स है उसके यहाँ पर रहेगी, बल्कि उनका एक अलग ही ठिकाना होगा। न्यू होम इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे जनरली हमको नियो लोकल फैमिलीज काफ़ी देखने को मिलती है। देन सेकेंड क्राइटेरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी। नंबर वन इज पैट्रियार्चल फैमिली। इसमें क्या होगा कि जो फादर होंगे उनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। और दूसरी फैमिली होती है मैट्रियार्चल फैमिली। इसमें क्या होगा? जो सेंट्रल फिगर हैं वो होती है मदर। ठीक है, जो मदर के पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उन्हीं का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ ईस्ट में गेरो एंड खासी जो ट्राइब्स हैं वो मैट्रियार्चल फैमिली होती हैं, या फिर केरला में नायर्स। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स इस बेसिस पे फैमिली को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज न्यूक्लियर फैमिली एंड नंबर टू इज जॉइंट फैमिली। फ्रेंड्स फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें ये जो इमेज है ये न्यूक्लियर फैमिली की है
एंड ये इमेज जो है ये जॉइंट फैमिली की है। तो अब आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है एंड जॉइंट फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और जो उनके अनमेरिड चिल्ड्रन होते हैं केवल वही आपको देखने को मिलेंगे। हस्बैंड के पेरेंट्स या फिर वाइफ के पेरेंट्स आपको इस फैमिली में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इस फैमिली की साइज काफ़ी स्मॉल आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक जॉइंट फैमिली की बात है तो वहाँ पे एक ही फैमिली में आपको 3 से 4 जो जनरेशन्स होती हैं उनके मेंबर्स एक साथ रहते हैं, इसको कहा जाता है जॉइंट फैमिली। फ्रेंड्स, ट्रेडिशनली इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी प्रोमिनेंट था, लेकिन विद टाइम इसमें हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और स्पेशली इन अर्बन एरियाज हमको काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द इंडियन फैमिली सिस्टम। फ्रेंड्स, इसी तरह के टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेंस में, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला चेंज क्या है? चेंज इन फैमिली। ये किस तरह का चेंज है? फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें तो उसमें फैमिली एक प्रोडक्शन यूनिट की तरह काम करती थी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, सारे के सारे लोग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब ये जो फैमिली है ये हो गई है कंजप्शन यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ? एक बंदा इनकम को अर्न कर रहा है और बाकी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज क्या है? फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि घर के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, स्पेशली जो यूथ हैं, जो एडल्ट हैं, अब वो सब अलग अलग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और इससे होता क्या है, उनकी डिपेंडेंस पेरेंट्स पे काफ़ी कम हो जाती है। थर्ड वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन। फ्रेंड्स, अर्बनाइजेशन की वजह से जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, काफ़ी सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और इससे होता क्या है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है और इससे हमको काफ़ी सारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देन लेजिस्लेटिव मेजर्स, जैसे कि चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती है, एज ऑफ मैरिज को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन मैरिज सिस्टम। किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं? पहले लाइफ पार्टनर को पेरेंट्स चूज करते थे, लेकिन अब जो इंडिविजुअल हैं उनका रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। लिव इन रिलेशनशिप आपको देखने को मिलती है जो पहले हमको नहीं देखने को मिलती थी। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इस तरह की वैल्यूज हमको देखने को मिलती है और इससे हमको क्या चीज़ देखने को मिल रही है? इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज। ठीक है। देन चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ वुमेन। फ्रेंड्स, पहले वुमेन पूरी तरह से डिपेंडेंट होती थी हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियली, सोशली, लेकिन अब क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हो रही हैं तो जो वुमेन है उसकी पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हो रही है। देन चाइल्ड सेंट्रिक फैमिलीज़। फ्रेंड्स, देखिए अभी जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं उनका पूरा फोकस होता है चाइल्ड के ऊपर और इससे जो पेरेंट्स हैं उनकी केयर नहीं हो पाती हैं। देन इंक्रीज सेपरेशन एंड डाइवोर्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका क्या कारण होते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि किस तरह से चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, तो अब एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? लैंड रिफॉर्म्स। फ्रेंड्स, देखिए जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उनमें लैंड की सीलिंग फिक्स कर दी गई थी। तो इससे हुआ क्या कि एक ही फैमिली के पास अगर ज़्यादा लैंड है तो उसको पार्टीशन करना पड़ा और इससे जो पहले एक फैमिली थी अब वो 2 या 3 या फिर 4 फैमिली में कन्वर्ट हो गई, तो इससे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ी है। देन माइग्रेशन, और इसका कारण क्या है? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसकी वजह से अर्बन एरियाज में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और इसी वजह से हमको रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म। फ्रेंड्स, किस वजह से इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है? देखिए काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमने देखा था पिछली स्लाइड में, मास मीडिया का रोल काफ़ी बढ़ रहा है, तो इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए हमको न्यूक्लियर फैमिलीज काफ़ी सारी देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट डायमेंशन इज टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। फ्रेंड्स, देखिए फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे सामने हैं, बसेज, रेलवेज, एयरवेज, तो उससे हो क्या रहा है कि काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी जो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है।
देन नेक्स्ट वन इज एमरजेंस ऑफ वेरियस एसोसिएशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फैमिली। फ्रेंड्स, फैमिली की सिग्निफिकेंस क्या है जॉइंट फैमिली की? वो ये कि जो एल्डर्स हैं, जो चाइल्ड हैं, उनकी अच्छे से केयर हो जाती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी एसोसिएशंस हो गई हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि ओल्ड एज होम। इसके अलावा काफ़ी सारी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियर फैमिली है और जो जॉइंट फैमिली है इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस स्लाइड में आपको सेंसस 2001 एंड सेंसस 2011 का डाटा दिख रहा होगा। ये डाटा किस चीज़ का है? न्यूक्लियर फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिली का। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो इन 10 सालों में जो रूरल इंडिया है वहाँ पे हमको एक इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि अर्बन एरिया में हमको एक डिक्रीज देखने को मिलता है। और जहाँ तक जॉइंट फैमिली की बात है तो रूरल इंडिया एज वेल एज जो अर्बन इंडिया है दोनों में ही हमको एक गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन जो रूरल इंडिया है वहाँ पे ये डिक्रीज काफ़ी प्रोमिनेंट है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो अब इसके रीजंस क्या हैं ये हमको समझने होंगे, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन न्यूक्लियर फैमिलीज एंड राइज इन जॉइंट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। फ्रेंड्स, आप इस तरह से समझिए कि मान लो कोई एक रूरल हाउस होल्ड था, एक जॉइंट फैमिली थी, उसमें 4 ब्रदर थे, ए, बी, सी एंड डी। अब क्योंकि विलेज में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम है तो हुआ क्या कि ये जो ए ब्रदर था ये चला गया अर्बन एरिया में। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद ये जो बी है जो उसका ब्रदर है ये भी अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहा है। अब दोस्तों, क्योंकि अर्बन एरिया में स्पेस काफ़ी लिमिटेड होता है, ठीक है, वहाँ पे एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और दूसरा अर्बन लाइफस्टाइल काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो होगा क्या कि ये जो ए और बी हैं ये दोनों साथ रहेंगे। तो पहले जो न्यूक्लियर फैमिली थी अब वो जॉइंट फैमिली हो गई है। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या आता है? नीड फॉर चाइल्ड केयर। फ्रेंड देखिए, क्योंकि अब जो वुमेन है वो भी जॉब करती हैं, उनके पास भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अब चाइल्ड केयर कौन करेगा? तो इसके लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अब बच्चों के साथ अर्बन एरिया में ही रहते हैं, और इसीलिए जॉइंट फैमिली हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। देन अगली डायमेंशन है व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन न्यूक्लियर यूनिट्स एंड डिप इन जॉइंट फैमिलीज इन रूरल एरियाज। जहाँ तक हम ग्रामीण एरिया की बात करें तो वहाँ पे क्यों न्यूक्लियर यूनिट्स बढ़ रही है? तो दोस्तों इसका तो ऑब्वियस सा रीज़न है। देखिए, क्योंकि माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है विलेज में, तो इसलिए जो पहले जॉइंट फैमिली होती थी अब वो एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। देन दूसरा, जो लैंड होल्डिंग्स है उसमें काफ़ी फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, और इस वजह से भी हमको न्यूक्लियर यूनिट्स देखने को मिलती हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट डायमेंशन है सेपरेशन एंड डाइवोर्स। फ्रेंड्स, अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि नंबर ऑफ पीपल सेपरेटेड इन इंडिया इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल डाइवोर्स। मतलब डाइवोर्स लेने की बजाय लोग सेपरेट होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है ये सवाल पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला कारण तो क्या होगा? सोशल स्टिग्मा। अभी भी इंडियन सोसाइटी में डाइवोर्स इतना अच्छा नहीं माना जाता है, उसको एक बुरी चीज़ मानी जाती है, और उसके पीछे एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। नंबर 2, डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी डिलेड होता है, काफ़ी टाइम उसमें लगता है। एंड नंबर 3, जो वुमेन की पोजीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, अब वो डिपेंडेंट नहीं है हस्बैंड के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से भी सेपरेशन जो है वो ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, अगली डायमेंशन है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली। किस तरह से ग्लोबलाइजेशन का फैमिली पे इम्पैक्ट हुआ है? तो फ्रेंड्स देखिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फैमिली है वो वीक हुई है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है, और इससे जॉइंट फैमिली की जगह हमको न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है, और नए नए नॉर्म्स आ गए हैं, सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, लिव इन रिलेशनशिप, इस तरह के नए नए नॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, और इससे इफेक्ट होता है चाइल्ड केयर पे, और जो एल्डर्स हैं उनकी केयर सही से नहीं हो पा रही है, तो ये इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का।
इसके अलावा जो जो एडल्ट हैं, जो यूथ हैं, अब उनकी चॉइस ज़्यादा मैटर करती है अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने में। और तरह तरह की साइट्स आ गई हैं, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, तो इसके थ्रू अब लाइफ पार्टनर्स को चूज़ किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन फैमिली। इसके अलावा जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, जो फादर या फिर ग्रैंडफादर हैं, उनका जो अथॉरिटी है उसमें हमको एक डिक्रीज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बढ़ रही हैं। देन वुमेन की पोजीशन में हमको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अब वुमेन जो है वो डिपेंडेंट नहीं है हस्बैंड के ऊपर। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सब वो चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फैमिली पे। देन नेक्स्ट डायमेंशन आती है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मैरिज। ग्लोबलाइजेशन का मैरिज पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? फ्रेंड्स देखिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न कल्चर है, वो इंडियन सोसाइटी में पेनिट्रेट हो रहा है और इससे हमको काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज हमको देखने को मिलती हैं। इसका निगेटिव इफेक्ट क्या है कि डाइवोर्स रेट्स बढ़ी हैं, लिव इन रिलेशनशिप हमको बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखने होंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मैरिज पे। अब फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं सबका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय।